पाकिस्तान ने कुछ इमरजेंसी टेंडर्स जारी कर दिए हैं, इसका ताल्लुक भी अब नाए हुर्मस से है और पाकिस्तान की एनर्जी से हो सकता है अगर ये जंग बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में क्राइसिस आपको नजर आए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन आप भी ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। फिर आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ क्लियर कट एक लाइन ले ली है और अब बता दिया है जी कि हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों की धुलाई हो सकती है। ये भी फैसला हुआ है एक बहुत बड़ी जगह पे जहां पे पाकिस्तान के सारे टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। पहली बार भारत का नाम लेके सीधा सीधा बताया गया कि तुम ये कर रहे हो और बाज आ जाओ, और बाज आ जाओ से ज्यादा भी कुछ है, ये आपको बताएंगे स्टोरी के अंदर। फिर आपको ये बताएंगे जी, डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लाला ट्रंप जो हैं, उन्होंने अपना जहाज बदल लिया है। एक जहाज पिछले दिनों उन्होंने दिया गया था, किसने ये जहाज दिया था, बड़ा खास और बड़ा लग्जरी प्लेन था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने कहा खबरदार ये जहाज इस्तेमाल मत करना। ये क्या कहानी हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। फिर एक और आपको बताएंगे चीज कि जब आप कहीं वाइल्डनेस में जाते हैं, किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहां जंगल हो, झाड़ियां हो, तो क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए जानलेवा हो, तो ये भी बताएंगे आपको आज के व्लॉग में। तो आपने सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जावेद चौधरी साहब सबसे अच्छी खबर वो वाली जो खातून के होठ सीधी है, वो मैं नहीं अभी बताना चाह रहा था, भूल लेकिन गए। चलें जी, अब दो भूल खवातीन की लड़ाई थी, चौधरी साहब नहीं रह सके, उन्होंने कहा बताना है, अभी बताना है, सरप्राइज रखी हुई थी। लेकिन चलें जी, आपको बताएंगे जब दो खवातीन लड़ती हैं तो क्या होता है। मर्द तो लड़ते हैं तो सर सुर खोल के साइड पे हो जाते हैं, लेकिन जब खवातीन लड़ती हैं तो वो खोल मतलब सर खुलेगा नहीं, कुछ बंद कर देंगे, और वो क्या होगा, वो बड़ी स्पेशल चीज है, सुई धागा इस्तेमाल कर दिया गया है, ये आपको बताएंगे। तो ये होगी एक और हमारी स्टोरी, लेकिन व्लॉग के एंड पे से लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहली खबर चौधरी साहब, इमरजेंसी राब्ता ईरान का। अच्छा, अब इस बार तो ये हुआ है कि क्योंकि जब एमओयू साइन हो गया तो उसके बाद फ्री कैन जो थे दोनों ने ज़ाहिर है उसका ख्याल रखना था, और इस मरतबा ईरान ने ज्यादती की, ईरान की तरफ से ज्यादती हुई है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ 3 जहाज़ों के ऊपर, और उसके अंदर एक जहाज़ जो था वो सालिस का था, नहीं कतर का, ज़ाहिर है उससे ज़्यादा फटा पड़ गया, और फटा पड़ गया, और ईरान एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अमेरिका इतना रिटेलिएट नहीं करेगा, अमेरिका जो है इसको पी जाएगा, या फिर ये है कि दो एक बयान देगा उसके बाद खामोशी अख्तियार कर लेगा। लेकिन अमेरिका जो था उसने पहले दिन भी अटैक कर दिया और 80 उसने हमले कर दिए, और उसके बाद अगले दिन जो था उसने 90 हमले कर दिए, यानी आज के दिन, और अब 170 हमले उसने कर दिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए टका के उसने। पहले उसने वो किया कि जो कोस्टल लाइन के ऊपर सारे जजीरे और जहां जहां इंस्टॉलेशंस थी और जहां से अटैक होता था जहाज़ों के ऊपर, वो सारे उसने उड़ाए। 80 हमले, रेडार्स थे, इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, इनके मिसाइल्स थे, इनकी ड्रोन फैक्ट्रियां थी ईरान की, उसके ऊपर हमला कर दिया। और आज उसने ऐसा किया कि दूर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना उसके ऊपर भी उसने कर दिया, जैसे कि एक चाइना और जो ईरान के दरमियान एक ट्रेन सर्विस है जो तुर्कमानिस्तान जाती है, कजाकिस्तान जाती है और वहां से चाइना जाती है, उसको ब्रेक कर दिया उसने। और यही जो ट्रेन सर्विस है ये रशिया को टच करती है, यानी जो बाहर से राब्ता था वो मुनक़ता कर दिया। दूसरा ये है कि तेहरान और मशरक़ के दरमियान जो एक ट्रेन सर्विस है, बड़ी ट्रेन सर्विस है, बड़ी अच्छी ट्रेन चलती है वहाँ पे, और इससे पहले भी अटैक हुआ था, फिर उसको रिपेयर किया ईरानियों ने ओवरनाइट, उसको उसने ब्रेक कर दिया, और बल्कि ब्रिज तोड़ दिया इस मरतबा। अब ब्रिज जो है ना वो बनेगा तो फिर उसके ऊपर से ट्रेन गुजर सकेगी, वैसे मुश्किल हो जाए। तदफीन के लिए भी जा रहे थे, तदफीन के लिए भी जा रहे थे, लाखों लोगों ने तेहरान से और इन इलाकों से तदफीन के लिए जाना था, तो वो भी एक क्राइसिस जो है ना उसने अमेरिका ने पैदा कर दिया इनके लिए। अब इसकी वजह ये बनी है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, जबकि पाकिस्तान को इस मरहले पे ये अटैक नहीं करना चाहिए था। एक तो तदफीन चल रही है आयतुल्लाह की, और उस वक्त अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमने एक हफ्ता इनको मोहलत दी है कि किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होगा, आप जनाजे से फारग हो उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात करते हैं या फिर हम जंग करते हैं। तो इनको चाहिए था कि खामोशी अख्तियार करते इस पर, लेकिन इन्होंने जानबूझ के अटैक करके, और अटैक करते हुए भी इन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि ये कतर का जहाज़ है। बस देखिए वहाँ से ना रोज़ाना जो है तकरीबन 50-60 के करीब जहाज़ गुजर रहे थे, तो वहाँ से 3 जहाज़ और गुजर जाते, क्या फ़र्क पड़ना था उससे, क्या कीमत आ जानी रोला थी असल उससे? में ये है कि ये 24 नॉटिकल माइल्स का टोटल एरिया है। 12 नॉटिकल माइल आते हैं हिस्से में ईरान के और 12 आते हैं ओमान के। ओमान के, बिल्कुल। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ओमान वाले 12 नॉटिकल माइल्स को इस्तेमाल साथ करे, साथ, क्योंकि वो सारा मिडल ईस्ट है ना, उसके साथ साथ से जहाज गुजरते जाएं, और गुजरते मिडल जाएं। ईस्ट की साइड से ना उस साइड पे अमेरिकन अड्डे हैं। हाँ नहीं, उसमें चौसा एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ईरान और ओमान दोनों आमने सामने, दरमियान में अब नाए होर्मज़ है। 24 नॉटिकल माइल का एरिया है, 12 नॉटिकल माइल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपके मुल्क का होता है। ठीक। और लेकिन जितनी भी पैसेजेस हैं इसके अंदर ममनू है इंटरनेशनल लॉज के तहत कि आप किसी जहाज को रोक नहीं सकते, इंटरनेशनल पैसेज माना जाता है। ईरान बहाना बनाता है कि ये 12 किलोमीटर का हमारा नॉटिकल माइल का एरिया है, तो अमेरिका ने उसे बाईपास करते हुए कहा ठीक है, अगर ये वाला मसला है ना तो हम ओमान वाली साइड से निकाल लेते हैं। ओमान का एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। अब वहां पे 3 रास्ते हैं, एक ईरान को टच करता है जो ईरान के साथ साथ है, मसला देखिए ईरान की जमीन है और उसके आगे समंदर है। अब वहां से गुजरने वाला एक रास्ता ये है कि ईरान के साथ साथ आप गुजरते जाए, और यहाँ से जब जहाज गुजरते हैं तो ईरानियों को नजर आते हैं, प्रॉपर वहां से चलते हैं। दूसरा ये है कि दरमियान का रास्ता है, बिल्कुल मिड में, जहां से डीप वाटर है, अब वहां पे माइंस लगी हुई हैं, वहां से आप गुजर नहीं सकते। तीसरा रास्ता जो अल्टरनेट क्रिएट किया अमेरिका ने इस मरतबा, वो ओमान के साथ साथ ओमान के साथ है, बिल्कुल वो कोहान सा बनता है ना ऐसे, ओमान ऐसे करके आगे चल के, और उसके बाद आगे सारा मिडिल ईस्ट के सारे इलाके, बजाय ईरानी साइड के गुजरने से वो ओमानी साइड से ओमानी साइड। अच्छा, वो भी सारे जहाज नहीं गुजारे इन्होंने, चंद जहाज ये गुजारे। 3 थे जिस पे अटैक हुआ। हाँ, ये तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे जहाज थे जो उन्होंने थोड़े थोड़े करके वहां से गुजारे, बाकी सारे जहाज तो ईरान की साइड से आए। अच्छा, वैसे एक देखा जाए ना तो शरारत अमेरिका की भी है। अमेरिका ने कोशिश
कोशिश की कि अपनाए हुर्मस पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये अपनाए हुर्मस वाला मसला ही हल कर दो कि भाई हम तो ओमान की साइड इस्तेमाल करते हैं, अपनाए हुर्मस वाली तुम्हारी साइड तुम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो तो ज़ाहिर है ईरान को लगा कि एक हमारी तो चिप निकल जाएगी। और ज़ाहिर एक डिवाइड हो रहा है, इन्हें डिवाइड हो रही। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि ये अमेरिका शरारत भी कर रहा था, तो इनको चाहिए था कि इंतज़ार करते, इसको तदफ़ीन हो इस वक्त जाती, अटैक ना करते। इस वक्त अटैक ना करते, और अटैक नहीं करना चाहिए, वार्निंग देते, शोर करते, शराबा करते, पाकिस्तान को हम्म, इन्वॉल्व करते, कतर को इन्वॉल्व करते, हम्म, ताकि मामला सेटल होता। हम्म, और अगर आपने अटैक ही कर दिया, फिर आपने सालस के जहाज़ पे अटैक कर दिया, तो उसके बाद क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप तो भरा पड़ा है ना जी, बैठा हुआ बराबर है, बड़ा भरा हुआ बैठा है, वो कहता है बेइज्जत हो कैसे गया कैसे वो तो पूरी बेइज्जत दुनिया हो को गया। पता है। तो वो तो ज़ाहिर है बहाने तलाश कर रहा है ना जी सारा। हम्म, फिर आपने इस तरह किया कि उसको बहाना दिया, उसने अटैक किया, 80 हमले उसने कर दिए, 85 आपने कर दिए, हम्म, ठीक हो गया। उसके बाद ये था कि फिर वो धमकी दे रहा है, आपने भी धमकी देना शुरू कर दी। अगली रात फिर उसने दोबारा कर दिया अटैक। आज आपने दोबारा कर दिया, आपने अटैक करके 2 मुल्क और उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिए, कतर इन्वॉल्व कर लिया, जॉर्डन इन्वॉल्व कर लिया। हम्म, तो अब 4 मुल्कों के ऊपर आपने हमला कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं, हम्म, आप इसको रोकना नहीं चाहते। अब उसके बाद अब्बास राक्ची साहब ने आज फील्ड मार्शल से रब्ता किया, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान ने रब्ता नहीं किया ईरान से, पाकिस्तान खामोश रहा है, साइलेंट रहा है। अगर लड़ लो एक बारी। वो ज़िच आ जाता है, तंग आ जाता है बंदा। हम्म, दूसरा कतर कोशिश करता रहे, कतर ने ऐसा किया कि ईरान से भी रब्ता किया, सऊदी अरब से भी किया, पाकिस्तान से भी किया, अमेरिका से भी किया, क्योंकि दरमियान में कतर फंसा हुआ है। तो उसने भी एक्टिव किया, उसने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की उस सारे मामले में। लेकिन पाकिस्तान जो ना, मुझे लगता है कि इस मरतबा पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की है। उसने कहा ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, जब आप सेंटिटी नहीं अपना मुआहदा जो है ना उसकी ख्याल रखते, हम्म, तो फिर क्या किया जा सकता है। अल्टीमेटली फिर ईरान ने अब्बास राक्ची साहब ने फील्ड मार्शल से रब्ता किया। रब्ता करके 2 चीज़ें उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी अगर हमले ना रुके तो ईरान अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा। तो ज़ाहिर है यार, आपका हक है, आप दिफा से, कौन आपको कह रहा कोई है भी पीछे पीछे नहीं हटे। हटता। उनका मतलब ये है कि हम भी अटैक करेंगे, और हम बाकी जो मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, उनके ऊपर भी अटैक कर देंगे। ये इसके अंदर धमकी है बेसिकली। सही। यानी यूएई के ऊपर अटैक कर देंगे, यानी कि वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर देंगे, यानी उस हम्म, बाकी मुल्क जो है ना वहाँ पे भी अटैक करेंगे। हम्म, लेकिन उन मुल्कों से तो ज़ाहिर है कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही, तो ये वहाँ पे क्यों हमला करेंगे। लेकिन ये इन्होंने धमकी दे दी है कि जनाब दिफा हम्म, का हक, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि जो अमेरिकन अड्डे हैं हम उन सब के ऊपर अटैक करेंगे। तो सही। इसका मतलब ये है कि जी ये जंग फिर हम आगे ले जाएंगे। हम्म, दूसरा उन्होंने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती की अमेरिका ने कि उसने हमारे ऊपर हमला किया। भाई ठीक है, अमेरिका ने किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मर्तबा दुनिया का कोई मुल्क एक नहीं, एक भी ऐसा नहीं जो ईरान के साथ खड़ा हो। सब हम्म, साइलेंट है, खामोश है। पहले रोका जाता था, सब कहते थे, हम्म, किसी मुल्क ने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि स्टार्ट आपने किया, हम्म, ये मुआहदे को ब्रीच आपने किया। हम्म। साथ उन्होंने कहा जी एमओयू की खिलाफ वर्जी है। भाई एमओयू की वाकई खिलाफ वर्जी है, आपने क्यों जहाज़ों के ऊपर अटैक किया, लेकिन इस बार आपको नहीं करना खिलाफवर्जी चाहिए। आपने की। खिलाफ वर्जी स्टार्ट वहाँ से किया। हम्म, लेकिन वो जो कहते हैं ना, मुका आपने एक मुका मारा या आपने एक गाली दी, अगले बंदे ने टांगे निकाल ली और उसने हम्म, फंटा लगा दिया। तो अमेरिका जो था ना, उसकी साइड से ज़ाहिर है ज़्यादा ओवर टू अमेरिका ने भी किया। लेकिन हम्म, मसला ये कि आपने क्यों मौका दिया उनको, आपको ठीक। मौका नहीं देना चाहिए था। अब हम्म, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया है, और इसके ऊपर कुछ जो कतर है उसका मीडिया भी ये कह रहा है, और हम्म, दूसरा ईरान का मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान दरमियान में कूद पड़ा है, और पाकिस्तान ने राब्ता किया है, और पाकिस्तान जो है ना एक्टिव रोल अदा कर रहा है, मामला को सेटल करना चाहता है। कतर जो है ना, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी दरमियान में आ गया। अमरीकी मीडिया जो है ना, वो भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है ना इस वक्त एक्टिव है, और कतर भी एक्टिव है। दोनों ममालिक जो है ना इस मामले को दोबारा नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस मरतबा ईरान को कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा, इसे आबना हुर्मुज़ के बारे में फैसला करना पड़ेगा, इसे कि जनाब अब नहीं रुकेगी ट्रैफिक, और हम मुज़ाकरात करते हैं। ओवरडू कर गए। ओवरडू करके, ज़्यादा ओवरडू करके। अब देखें ना, नेटो के हम्म, चीफ ने पहली मर्तबा बयान दिया है इनके खिलाफ। इनके खिलाफ बयान दिया, बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसने भी, उससे पहले आप देख लें कि अब इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल गई जाके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी ऑब्वियस हो गई हुई हैं। तो उसकी वजह ये है कि जब आपने सबका सांस रोक दिया, आपकी जंग अमेरिका के साथ थी, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, उनके साथ तो आपकी जंग नहीं है। ठीक तो है। जब आप यूरोप तक को, अब आज मैं देख रहा था कि धमकी लगाई उन्होंने कि नेटो के जो चीफ है उसका जो बयान है, ये उन्होंने कहा, इस्माइल रज़ाई साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप जो है ना वो भी अमेरिका के साथ मिल रहा है, तो आपने यूरोप को ये भी लपेट इब्राहिम लिया। रज़ाई साहब कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान दाग देते हैं, लेकिन इंतहाई अजीब सी हरकत इन्होंने कर दी है, पूरी दुनिया अब इनके खिलाफ हो चुकी है, मेरा अब कम अज़ कम। मेरा ख्याल है, और ये अगर इस तरह करते रहेंगे और आप नए हम्म। हुर्मस को बंद रखेंगे तो दुनिया खिलाफ हो जाएगी, अच्छा दुनिया चौधरी साहब, खिलाफ लड़ना ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है, प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपनी बार्गेनिंग पोजीशन खराब कर ली है। खराब कर ली मेरा ख्याल। और दूसरा हम्म, ये कि नाराज कर लिया इन्होंने ना सालसों को, सालसों को नाराज कर, सालसों बिल्कुल को सही। नाराज नहीं करना चाहिए, एक साल सालस का दिल फीका कर दिया और दूसरे सालस पे तो हमला की जा रहा हमला कर रहे हैं। अब है, बिल्कुल। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है, देखो हम्म, मिडिल ईस्ट जो है ना पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और हम उससे पीछे नहीं हट नहीं सकते। छोड़ सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेरिका जो हमारा पार्टनर है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। हम्म, तीसरा ये है कि ईरान हमारा हमसाया है, और यहाँ पे अगर आग लगेगी तो हमें तपिश होगी, तपिश फील होगी, सीधी तपिश फील फील होगी। होगी, तो पाकिस्तान हम्म, फंस गया ना दरमियान में सारा। बिल्कुल सही। अच्छा चलें चौधरी साहब, आप चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ खौफनाक फैसला किया है। हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान में एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, फील्ड मार्शल भी गए हैं। दो तीन चीजें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं क्या, एक्चुअल हालात। दूसरा, पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान को अब क्या जवाब देगा। अब देखिए, एक तो हालात तो वहाँ पे बलूचिस्तान में ठीक नहीं है,
बलूचिस्तान के अंदर जो है ना एक बीएलए है जो बलूचिस्तान के इलाकों में अफरा तफरी फैला रही है, और दूसरी टीटीपी है। टीटीपी जो है वो बलोच इलाके जो है ना वहाँ पे खौफ खौफ फैला टीटीपी रही है, पश्तून इलाकों में पश्तून और इलाके बीएलए में पख्तून इलाकों और उसमें बलोच इलाकों बलोच में। इलाकों के अंदर। अब ज़ियारत का जो वाक़या है वो बड़ा खौफनाक है। उसके अंदर अब ज़ियारत में ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पख्तून है, और वहाँ पे जाके अब वहाँ पे पहाड़ों पे है, वो कह रहे हैं कि टीटीपी आके बैठी हुई है। वो गाँव के अंदर जाती है, वहाँ से भत्ते वसूल करती है, वहाँ से खाना लेते हैं, और गाँव वाले जो है ना सख्त परेशान है देहात के, अब हम क्या करें, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे भी तो हुई है। आके बैठे हुए हैं, वो तो लड़ते भी हैं। उसमें बल्कि ज़ियारत के लोगों ने तो स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। वो कहते हैं जी हमें प्रोटेक्शन दें आप, सिक्योरिटी दें। सिक्योरिटी दें, क्योंकि आपने दूसरा ये जो वहाँ पे वाक़या हुआ है ना, वो डैम के मंगी डैम की साइड पे पुलिस वाला। के पुलिस वाला, कि वहाँ पे 27 पुलिस एहलकारों ने शहीद कर दिए, वो बलोच थे सारे। हम्म। अच्छा, उससे भी मुकामी आबादी जो है ना उसको बड़ी डिस्टर्बेंस हुई लोकल्स थे ना वहाँ के, ज्यादा लोकल्स थे। लोकल थे। दूसरा ये है कि जो पुलिस के ऊपर हमले के बाद थोड़े लोग खौफजदा भी हो गए हैं कि अगर ये पुलिस को उठा के ले जाते हैं, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करने। अच्छा, जो रियासतें होती हैं ना, ये रियासतें एक और इनका भी एक तरीकाकार होता है जिसको इंतजामी मेथड कहते हैं ना जी। इंतजामी मेथड्स में क्या होता है, वो कहते हैं कि लेट इट हैपन, कि होने दो। अब ये जो होने दो है ना, उसकी वजह ये है कि जब किसी जगह पे इस किस्म की दहशतगर्दी, इस टाइप के इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, तो हो सकता है मुकामी लोग जो हैं उनको सपोर्ट करते हो, जो बाहर वाले हैं, जो दहशतगर्दों को सहूलत या कार हमलावरों को, उनको सहूलतकारी करते हैं। लेकिन जब मुकामी लोगों के ऊपर हमला होता है, वहाँ पे शहर बंद होने शुरू हो जाते हैं, लोग मुकामी लोग लाशें उठाते हैं, उनसे भत्ते वसूल किए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, और रियासत को फिर बार बार कहते हैं कि आप इनको रोकते क्यों नहीं। बल्कि रियासत के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि आप इनके साथ मिले हुए हैं, जानबूझ के आप ये कर रहे हैं। और रियासत उस वक्त का इंतजार करती है जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का रियासत इंतजार करती है, और यूं ही वो बॉइलिंग पॉइंट आता है तो फिर रियासत कहती है ठीक है जी हम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर सहूलतकार नहीं मिलते बाहर के लोगों को, दहशतगर्दों को। तो जैसे कि एक मतलब 2007 में जो ऑपरेशन हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, अगर आपको याद हो, तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि तालिबान ने जनाब स्वात के ऊपर कब्जा कर लिया, फला जगह पे कब्जा कर लिया। मुकामी लोग प्रोटेस्ट करते थे कि इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है, एस्टैब्लिशमेंट सामने खड़ी होती है, लेकिन कहती है जी ठीक है, इनको रोकना नहीं है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ना चाहती तो ये स्वात में कैसे दाखिल हो सकती है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जब वो बॉइलिंग पॉइंट आया ना, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने फिर वहां पे ठीक ठाक ऑपरेशन किया। लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो ये होती है ना कि लोकल सहूलतकार मौजूद होते हैं, ठीक है, लोगों में हमदर्दी मौजूद होती है वहाँ। नहीं, फिर ये दूसरे लोग जो मसलन आप देख रहे हैं, जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं वहाँ पे, तो अगर लोकल सहूलतकार हैं भी, तो क्या इनकी फैमिली जो है उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं बिल्कुल सहूलतकारों नहीं, को? लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सब कुछ होता क्यों है, क्योंकि अंदर से मदद मिल रही होती डेफिनेटली मदद मिल रही होती है, लेकिन वो रियासत चाहती है कि ये मदद खत्म हो, है। रियासत चाहती है कि एक्सपोज हो, ये एक्सपोज हो, पता और चले कि एक्सपोज हो, आपके लिए अच्छे नहीं है भाई। सहूलतकारी खत्म हो, इनका जो असली चेहरा खुल के सामने आए, हम्म। और जब वो सामने आ जाता है तो फिर रियासत एक्टिव हो जाती है। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया हुआ है। अब इसके साथ साथ देखो ना, दो और चीज़ें, मसलन लसबिल्ला के अंदर आज वाक़या हुआ है, फिर मस्तूम के अंदर एक फुटबॉल खेलते हुए बच्चे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, फायरिंग 2 हुई। बच्चे वहाँ पे मारे गए बेचारे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे कुछ और जैसे अड़क के अंदर हुआ था, फिर पहाड़ों के ऊपर वो कहते हैं जी कि टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं, और आज उन्होंने बल्कि 10 से 12 लोग रिहा भी कर दिए, जो लोग लेके लेके चले गए थे ना, उनमें से कुछ लोगों को शहीद कर दिया उन्होंने। और वहाँ पे बाकी जो लोग ये थे, टीटीपी ने किया। टीटीपी ने, ये टीटीपी का कारनामा है। और जब वो लेके गए वहाँ पे, तो कुछ लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया, 18 लोगों को। अब 10-12 लोग उनके पास थे, और लोकल लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो उन्हें महसूस ये हुआ कि अब ये लोकल हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने 10-12 लोग रिहा भी कर दिए, छोड़ भी दिए उनके ने, प्रॉपर वीडियो ठीक है। बना के कि देखा जी हम इनको खाना खिला रहे हैं। इनमें बल्कि कहा जी एक बीमार आदमी है, उसको हम डॉक्टर के पास भी लेके गए। तो उन्हें महसूस हुआ कि लोकल हमारे खिलाफ हो रहे हैं। अब जो बहुत ज़्यादा लोग ये जो जिनके शहीद हुए हैं पुलिस वाले, वो इस वक्त उन्होंने धरना दिया हुआ कोयटा के अंदर, और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मिल के ना समअप इस तरह करते हैं कि वहाँ पे एक अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, और इस बॉइलिंग पॉइंट पे रियासत ने फैसला किया है कि एक तो टीटीपी को हमने मुकम्मल खत्म करना है, पहाड़ों के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर अटैक होने लगा, ठीक और है। दूसरा जो बीएलए ना उसको भी खत्म करना। ठीक है। अब इनकी सहूलतकार जो लोग हैं, वो हमारे जो जासूस होंगे, वो बताएंगे ना जी किस किस जगह सहूलतकार है, तो उनके ऊपर भी अब ठीक ठाक क्लिनजिंग हो जिसको कहते हैं। शोएब साहब, तो आधा पाकिस्तान है, 45% है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, इतने बड़े रकबा हिस्से में रकबा ऑपरेशन जो है आपके ख्याल में कितना टाइम लेगा? देखिए, मसला ये है कि रकबा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि वहाँ पे आबादी बड़ी कम है। इतनी कम आबादी के अंदर ऑपरेशन जो है ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोकल को मिलाना पड़ेगा साथ, मिलाना पड़ेगा साथ, लोकल पहाड़ों पे ऑपरेशन मुश्किल पहाड़ों होगा। पे जरा ऑपरेशन में, लेकिन आजकल तो दुनिया मुख्तलिफ हो गई ना जी, अब तो फिजाइया का ऑपरेशन होता है सारे का सारा। ठीक है, हाँ जरा जी। प्राइम मिनिस्टर ने शोएब साहब वहाँ पे क्या बातें की उन्होंने हैं, कहा जी ये इंडिया जरा इन्वॉल्व है बताइए। इसके अंदर, मशरकी हमसाया इन्वॉल्व है जी, और वो लोग जो हैं इनको क्या कर रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, माली मावनत भी दे रहे हैं, सहूलियात भी दे रहे हैं, और इफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ये क्लियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है। और उन्होंने कहा जी फितने के खात्मे के लिए मुकम्मल वसाइल जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये रियासत का मेरा ख्याल है जो ऐलान है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो है ना काम ठीक ठाक किस्म का ख़राब होने लगे इन सब के लिए, और रियासत जो है ना क्लिनजिंग ऑपरेशन करेगी एक बार, अंदर भी और बाहर भी। अंदर भी और बाहर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी करेगी और यहाँ पे भी करेगी, और ये जो है ना हो गया। और मुझे लगता है हो सकता है बाहर के कुछ ममालिक को इस्तेमाल करके मोदी को भी समझाया जाए। मोदी शोएब साहब समझने वाली चीज नहीं है, नहीं ठीक तो है। अगर ये नहीं समझेगा तो फिर इसी टाइप का काम वहाँ इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेगा मोदी?
बिल्कुल ठीक है। अभी मैं मोदी को गाली देता हूँ तो आप कहते हैं मत दिया करो। इससे ज़्यादा घटिया आदमी पैदा नहीं हुआ अब कभी सारे दुनिया मामले में में। जनरल ज़ियाउल्लाह की पॉलिसी थी, वो बड़ी कमाल पॉलिसी थी। उस दौर हुँ। में देखो ये चीज़ें नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अंदर ना ठीक-ठाक किस्म की ठुकाई की हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। वो इस साइड पे गड़बड़ करते थे, उस साइड पे उधर गड़बड़ हो जाती हुँ, हुँ, थी। हुँ। एक मर्तबा जहाज़ इंडिया ने अगवा किया था, उसके बाद ऐसे-ऐसे जहाज़ अगवा हुए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ठीक है। सेटल इंदिरा गांधी का तो बल्कि राब्ता था। जब भी जहाज़ अगवा होता था, तो सबसे पहले जनरल ज़ियाउल्लाह को उनको फ़ोन करके कहता था कि बीबी अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो बताएँ। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ये ठीक होता है। था। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो तेरी हरकतें हैं, जो कुछ है, औकात तेरी तुझे ज़रूर याद दिलानी है, ये याद रखना। अच्छा जो है, अब अगर आते हैं अगली खबर पे, ट्रंप ने कतरी जहाज़ छोड़ दिया, जो बड़ा महँगा जहाज़ गिफ्ट हुआ था, क्या बनाई? अच्छा, उधर आते हैं एक और चीज़ है, एक सरदार हुँ, हुँ। अलहाज उमर गोरगेज हैं। हुँ, अब हुँ। ये सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इन्होंने पिछले दिनों एक अजीब ही बात की। हुँ, उन्होंने कहा हुँ, जी हुँ। पहाड़ों पे 1 लाख बीएलए के लोग बैठे हुए हैं। ये 1 सेनेटर लाख। हैं, सेनेट के अंदर कहा 1 लाख भाई टू मच है यार, मुमकिन ही नहीं है। वो पूरी टीटीपी जो है जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो 20 से लेके 35,000 अब फैमिली समेत फैमिली 35,000 है। समेत 35,000 है। और ये हुँ, कह रहे हैं सारा जो बीएलए इसका मतलब सारा बलूचिस्तान पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है। तो हुँ। ये एक अजीबो-गरीब सी बात है। पहले तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को या रियासत को अपने सेनेटर्स को समझाना चाहिए कि खुदा नहीं, खौफी ये करें। सरदार साहब मर्दमशुमारी करते रहे मर्ज जाके ऊपर। उन्हें कहे वो खुदा खौफी करें। दूसरा एक मीर शफीकुर रहमान है मैंगल, ये भी खुददार के रहने वाले टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनके ऊपर भी अटैक हुआ है आज। अटैक हुँ, हुआ है और इनके 14 बंदे मारे गए और इनके बंदों ने भी 4 दहशतगर्द जो मार दिए। तो ये सूरत-ए-हाल वहाँ पे होगी हुई है कि हुँ। जो टिकट होल्डर्स हैं ना उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो लोकल जो है ना अब मिल रहे हैं ऐसे रियासत के साथ। लोकल नको-नकी आ गए। नको-नक हो गए हुए हैं सब। अच्छा, एक और शख्सियत हुँ, सरदार अख्तर मेंगल, आप ये खबर ऑलरेडी कर चुके हैं, 256 से इन्होंने इस्तीफा दिया था 3 दिसंबर 2024 को। हुँ। ये साहब हमेशा जो है मीठा खाने के लिए आ जाते हैं, जब इक़्तिदार मिलता है तो भाग के पहुंच जाते हैं, और जैसे इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो कभी बीवाईसी के साथ मिल जाते हैं, कभी बीएलए के लिए हमदर्दियां पैदा हो जाती हैं। ये साहब हैं कौन और चाहते क्या हैं? बेसिकली ना बलूचिस्तान के अंदर सरदार बड़े तगड़े हैं। ये ज़हन में रखो सरदार बड़े तगड़े थे। हुँ, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ना प्रॉपर रियासत को आगे लगाया हुआ था जिसको कहते हैं। हुँ, अब वहाँ पे ना 2 डायनामिक के अंदर तब्दीली आई है। एक बीवाईसी है? हुँ, अब ये जो बीवाईसी है ना ये क्या हुँ, है? ये बेसिकली नौजवान है वहाँ पे बलोच उन्होंने अपराइज़िंग की हुई है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब ये जो बलोच है ना वो जो कहते होते थे ना सरदार जी के वफाक खा गया, पंजाब खा गया। तो ये जो बीवाई है ना इन्होंने सरदार का वो जो लुक़मा है ना खींच लिया, रोटी हुँ, खींच ली है, ठीक है? तो पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो सरदारों के हाथ से निकल के वो इनके पास आ गया हुआ है ये बीवाईसी वगैरह में, है ना? हुँ। ऐसे ही है ना? लेकिन बीवाईसी कहते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, बलोच यकजहती कमेटी है, कमेटी। ये हम इसे एक और चीज़ भी कहते हैं। ये जो मारंग लंगू साहब है, ये इन्हीं की बनाई हुई थी, और ये बीएलए इन्हीं की का। नहीं बनाई, वो तो खुद बनी है और हुँ। उन्होंने कैप्चर कर लिया सरदारों को। सरदार अल्टीमेटली उसके ये पीछे चलने उसका पे मेन मजबूर हो फेस गए। है, मेन फेस है चोर साहब, ये यही उनके इसे पीछे रिप्रेजेंट कर रही थी अभी आज। सरदार और उनके पीछे चलने पे मजबूर हो गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसे बीएलए का फ्रंट फेस भी या पॉलिटिकल विंग भी कहा जाता हाँ, है। ये बात ठीक है आपकी। अच्छा दूसरा ये था कि वहाँ पे एक तो ये था, दूसरा एक पॉलिटिकल उनके पास माइलेज होता था कि ये अपने इलाकों के अंदर सो कॉल्ड जो वहाँ पे हुँ, इलेक्शंस होते थे उनके अंदर जीत के ही वापस आ जाते थे। कभी कौमी असम्बली में आ गए, कभी सेनेट में आ गए, उन्होंने तकसीम किया हुआ था। हुँ, हुँ, अब वहाँ पे ना ये सरफराज बुगटी, अनवार कॉकड़ जैसे लोग नए डेवलप हो गए हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, एक्टिव भी हैं। तो हुँ। इन्होंने पॉलिटिकल जो उनकी रोटी थी ना पॉलिटिकल दस्तरख़्वान, वो इन्होंने लपेट लिया हुआ है। सरदार हो गए बेरोज़गार बेचारे। अब अच्छा। उनको समझ नहीं आ रही कि वो बीवाईसी के साथ मिले या इस पॉलिटिकल ये जो नया एक फिनोमेना है डायनामिक्स है इसके साथ मिले। तो अब हुँ, वो उस बेचारे ने कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी उनके साथ हो जाते हैं, कभी इनके साथ हो जाते हैं। अख्तर मेंगल साहब भी कन्फ्यूज़ हो गए हुए हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही क्या एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वो इलेक्ट होते हैं, हुँ। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट से नाराज़ होते हैं, फिर उसके बाद इस्तीफ़ा देके नाराज़ होकर घर बैठ जाते हैं। ये उनका मसला है, नाराज़ हैं, नाराज़। सीट देंगे तो वापस आ जाएँगे। अब रियासत अगर उनको साथ अपने शामिल करेगी तो वापस आ जाएँ। मसला सिर्फ़ यही है। मसला सिर्फ यही है। ये आपका निज़ाम है। चलें। अच्छा ट्रंप की तरफ आते हैं जनाब। ट्रंप को हुँ, कतर ने दुनिया का सबसे महंगा जहाज दिया था $500 मिलियन का गोल्ड प्लेटेड अंदर वॉशरूम जो था ना सोने का 24 कैरेट का कमोट लगा हुआ था उसके अंदर। अच्छा और वो बहुत ज़्यादा खुश था ट्रंप। उसकी वजह ये है कि उसका जो जहाज़ है एयरफोर्स वन वो बड़ा पुराना है 1990 की दहाई में उसको मिला था इनको प्रेसिडेंट को। तो बड़ा पुराना हुँ, जहाज़ है सिक्योर है इसमें कोई शक नहीं लेकिन वो है बड़ा पुराना। तो ये एक नया जहाज़ मिल गया और किंग ने उनको उनके ऊपर मेहरबानी की। उन्होंने कहा लो जी ये यशी करें। 3 लाख के करीब बंदे हैं जी 30 लाख वहाँ पे फॉरनर हैं। पैसा बहुत ज़्यादा है बेइंतहा हुँ, हुँ, और ट्रिलियंस डॉलर्स और पाइल अप हुआ हुआ है डॉलर्स के पूरे-पूरे कमरे भरे पड़े हैं। हुँ। उन्होंने एक कमरे में से $500 मिलियन निकाल के जहाज़ खरीद के उनके हवाले किया कि लो जी यशी यशी करें आप। ठीक और है। ट्रंप इस बात पे खुश बहुत ज़्यादा था। अब ट्रंप जो है ना उसे जहाज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जो जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है वो उसका इशू ये बन रहा है कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसी ने सीक्रेट एजेंसी से बता दिया कि मुसलमानों ने बनाया हुआ है। यानी बनाया नहीं मुसलमानों ने इसके अंदर काम गिफ्ट किया किया हुआ है। है। ये हुँ, उन्हीं के पास था और हो सकता है कतर में ईरानी लोग हों वो बहुत हुँ, ज़्यादा उनका अमल दखल होता है। उन्होंने कुछ चिप लगा दी हो, गड़बड़ कर दी हो। ऐसा ना हो उड़ता हुआ जहाज़ जो है इसके सारे सिग्नल गायब हो जाए और उसी तरह गिर जाए जिस तरह पाकिस्तान का K2 गिरा है। हुँ, तो वो जो ट्रंप है ना डर गया इससे। ठीक तो है, एक तो उसने जहाज़ बरतानिया भेज दिया इसको चेक करवाने के लिए ठीक है। कि चेक कर लें इसके अंदर कोई गड़बड़ तो कोई नहीं गड़बड़ हुई। नहीं, ठीक है, और दूसरा ये कि वो अपने पुराने जहाज़ पे आ गया हुआ है। ठीक है। तो डर गया और कल जो उसने खुद ऐलान किया कि जी हिट लिस्ट जो है ना उसके अंदर मैं नंबर 1 पे हूँ। ईरान मुझे मारना है। वैसे ईरानियों छोड़ना कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन जो साहब को याद होगा कि ईरानी भी
मतलब उनका एक बयान चल रहा था पिछले दिनों जब जनाजा था, तो उसके अंदर बार बार ईरानी कह रहे थे कि हम कातलों को नहीं छोड़ेंगे, हम कातलों को नहीं छोड़ेंगे। सबको पता है ईरान को गुस्सा है, सबको पता है कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ऐसे बयान देख के आप कह रहे हो कि हमने तो तुम्हें मार देना है, उसके बाद कोई तुमसे मुज़ाकरात कैसे अरे करेगा? ये वो ज़ाहिर है, अगेन वही पाकिस्तान का मसला ही है। पाज़ारान का इशू, ठीक है, चलो। चलें। चौधरी साहब, अब आते हैं एक और, पाकिस्तान के अंदर एक नई मुसीबत आ सकती है, वो मुसीबत ऐसी है, जी। बिजली तो पहले ही महंगी है, कुछ और भी हो सकता है, बताएं आप। सर तेल का मसला बन गया है, सॉरी गैस का मसला बन गया हुआ है और गैस का बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा होने लगा है। अब नए हुर्मुज़ बंद होगा तो गैस की जो हमारे जो एलएनजी आ रही थी वो उसके वापस चले गए हैं हमारे जहाज़, बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया हुआ है। तो पाकिस्तान ने एलएनजी के लिए हंगामी तौर पे, इमरजेंसी तौर पे जो है ना टेंडर्स जो है ना उन्होंने कॉल कर लिए और फौरी तौर पे उन्होंने कहा जी हमें एलएनजी चाहिए, किसी के पास पड़ी हुई है जहाज़ तो पूरे का पूरे हमें दे दें। कोई कैंसिल हुआ है टेंडर, अचानक इमरजेंसी में उन्होंने दोबारा इमरजेंसी किया और जुमे टेंडर को लास्ट डेट। हाँ जी, जुमे को लास्ट डेट है और ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है। अब ये गर्मी है, शुक्र है सर्दियाँ होती तो एक और क्राइसिस आ जाता है यहाँ पे, तो तनूर जो है उनके अंदर रोटी नहीं पकनी थी। तो बहरहाल ये ब्लूमबर्ग की इत्तला है कि पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर शॉर्ट होने वाली है गैस। देख लें चौधरी साहब, पाकिस्तान की शोहरत के तैयार तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। पाकिस्तान की शोहरत देख लें, ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है कि पाकिस्तान के तंदूर बुझ सकते हैं। शोहरत देखें कहाँ जा रही है। अच्छा चलें चौधरी साहब, नेक्स्ट स्टोरी जी। एक राजेश शर्मा एक्टर हैं, इंडियन एक्टर हैं, ये किसी एक शूटिंग के ऊपर थे, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। नहीं आप बताओ ये पूरी रिपोर्ट। चलें, ये राजेश शर्मा एक एक्टर है, अच्छे एक्टर हैं इंडिया के, ठीक है। वैसे तो इंडियंस को जब भी मैं मूत्रवासी कहता हूं तो बाद लोग कहते हैं सबको ना करो। अब ये देखा ना, मैं खबर दे रहा हूं, इस बंदे को मैं नहीं कह रहा। मूत्रवासी कौन है? मोदी, उसकी कैबिनेट, आरएसएस, पाकिस्तान से नफरत करने वाला हर बंदा है मूत्रवासी। तो ये जो साहब हैं, ये कहीं पे शूटिंग में थे और किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां भी झाड़ियों में मौजूद थे, कीड़ा काट गया किसी कीड़े ने काट लिया, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। इनकी टांग में थोड़ा सा दर्द हुआ, उन्होंने फिर कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, ये जहाज पे चढ़े वापस आने लगे, रास्ते में इन्हें बुखार हो गया और इमरजेंसी में इन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। इनकी पूरी टांग जो थी उसके ऊपर छाले वाले बन गए काफी, और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी जान खतरे में है। अगर कोई भी लोथड़ा यहाँ से खून का आगे फेफड़े की तरफ आ गया तो इनकी हार्ट जान में जा चला सकती गया, है। फेफड़े में चला जाता, ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है। तो ये पुराने ज़माने में ना यहाँ पे जो मॉनसून होता था ना, उस ज़माने में बहुत लोग ख्याल करते होते थे